हेलो दोस्तों, मैं राम पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टोरी के एपिसोड नंबर 3 में। और आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है प्रारब्ध। ये कहानी मात्र नाम की है क्योंकि इसमें पूर्णतया सच्चाई है। सिर्फ और सिर्फ नामों को परिवर्तित करने का प्रयास किया है मैंने और इस पूरे वाक़ये को शब्दों में कहा है। मेरे खुद के गांव में ही चमेली और जुगनू नाम के दो पति पत्नी रहते थे। शुरुआत का जीवन इनका कहाँ व्यतीत हुआ मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरी उम्र इतनी नहीं है, किंतु युवावस्था जो उनकी रही वो जीवन उन्होंने अपना कानपुर में बिताया और एक सामान्य जीवन बिताया। एक छोटी सी दुकान जिसमें पान, मैनपुरी, तंबाकू, गुटके, छोटी मोटी चीजें, माचिस वगैरह। कानपुर में उनके जीवन यापन का एकमात्र माध्यम उनकी दुकान थी। समय ऐसा था कि आसानी से जीवन व्यतीत होता रहा। उम्र का एक पड़ाव निकलने के बाद जब उनके शरीर के द्वारा मेहनत नागवार हो गई तो वो लोग गांव चले आए। उनके बाल कपास की तरह सफेद थे और उम्र निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। गांव में उनके पास मिट्टी के गारे से बनी हुई एक कोठरी, उसके सामने पतवार से बना हुआ एक छप्पर और उसके सामने एक छोटा सा और क्षेत्र पड़ा हुआ था जिसमें कि उन्होंने 2-4 फूल वगैरह के पेड़ पौधे लगा रखे थे। गांव में आते ही उन्होंने सरकारी स्कूल में खाना बनाने का कार्य प्रारंभ किया। ये कोई उनके खुशी की बात नहीं थी और ना ही उन्होंने अपनी खुशी पूर्वक ढंग से इस कार्य को शुरू किया। उस समय 500 रुपए स्कूल में मिला करते थे खाना बनाने वाले को। बड़ी बात और सोचने वाली बात यह थी कि चमेली और जुगनू के कोई संतान नहीं थी। अभी भी जुगनू और चमेली के हाथ चल रहे थे तो उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, किंतु जब चमेली रात में लेटती और सोने का प्रयास करती तो एक भयावह भविष्य उसकी आंखों के सामने आ जाता कि अभी तो मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे पति के हाथ चल रहे हैं, भविष्य में क्या होगा। यही सोचते सोचते चमेली सो जाती। चमेली और जुगनू दोनों इतने सीधे प्राणी थे कि अगर आप उनसे उनकी ही चीज मांगो और ये बोल दो कि वो चीज उनकी नहीं आपकी है तो वो इस बात पर भी एग्री हो जाते। जुगनू को अभी तक पता ही नहीं था कि असलियत में उनका खेत कहां पर है। वो जब तक किसी दूसरे के खेत पर घूम करके आ जाते थे। इतना सीधापन, इतना सरलपन, कई बार पास में खड़े होकर के, बच्चों के पास में खड़े होकर के उनके छोटे छोटे खेल जैसे कि कबड्डी, क्रिकेट, गिल्ली डंडा इत्यादि को बड़े प्रेम से देखा करते हैं। जैसे किसी दूसरी चीज की, किसी ऊंची चीज की, किसी बड़ी चीज की कोई महत्वाकांक्षा उनके हृदय में थी ही नहीं। क्रिकेट के बड़े प्रेमी थे जुगनू जी और रेडियो लेकर के हमेशा क्रिकेट को सुना करते थे। टेलीविजन उनके घर में नहीं था। शायद ये भी प्रारब्ध था। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। पास में स्कूल में लगे हुए सरकारी नल से पानी भरा जाता था। तो जब वो पानी भरने के लिए आते थे, मैं उन जर्जर शरीरों को देखता तो मेरे हृदय की भावुकता जाग उठती। जैसे ही वो पानी भरने के लिए आते थे तो मैं दौड़ करके हैंडपंप के पास जाता था और उनका सारा का सारा पानी भर देता था। किसी भी इंसान के अंदर ये गुण जरूर होना चाहिए, दूसरों की सहायता करना। और ऐसे में जब दूसरा असहाय हो तब फिर तो जरूर ही। हालांकि वो मुझे मना भी करते रहते थे कि नहीं नहीं मैं भर लूँगा। फिर भी मेरा एक कर्तव्य था, मैं उसका वहन कर रहा था।
धीरे धीरे होते करते उम्र और बढ़ी। लेकिन चमेली जब भी रात में लेटती तो बस वही एक ख्याल उसके दिमाग में आता कि भविष्य में उसके साथ क्या होगा, उसके पति के साथ क्या होगा। सोचती कि चलो कोई नहीं, जब ऐसी स्थिति आएगी कि मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे या मेरे पति के हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो कन्हैया आ जाएगा। कन्हैया उनकी सगी बहन का बेटा है। उन्हें उम्मीद थी कि जब भी उन पर आपत्ति आएगी तो कन्हैया जरूर आएगा। और ऐसे ही करके चमेली अपने आप को सुलाने का प्रयास करती। उधर जुगनू बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और हद से ज़्यादा सीधा भी उनको कह सकते हो। वो इन सब चीज़ों के बारे में भी नहीं सोचते थे, ऐसा मुझे प्रतीत होता था। फिर कुछ दिन और बीते, चमेली और जुगनू की उम्र और बढ़ती चली गई। शायद चमेली के अंदर अब भी वही विचारधाराएं थीं। उन्होंने कुछ बकरियां पाल ली। अब उन बकरियों की देखरेख वो ऐसे करते थे जैसे कि कोई नवविवाहिता वधू अपने आभूषणों की देखरेख करती हो। ऐसा ख्याल रखती उनका जैसे कि वो उनके खुद के बच्चे हों। हर समय पर वह उनको चारा, पानी, घास, फूस, मक्की जो कुछ भी खिलाया जा सकता था बड़े प्रेम के साथ खिलाती थी। शायद उन्होंने उनकी गलती पर उन्हें एक छोटी सी डंडी से हाँका भी नहीं होगा। ऐसा इस वजह से था क्योंकि चमेली की खुद की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपना सारा का सारा प्रेम उन बकरी के बच्चों पर उड़ेल दिया। ये सब चीज़ें भले ही आपको सुनने में व्यथित ना करती हों, ये सब मेरे सामने जब होता था तो मुझे काफ़ी व्यथित करता था, परेशान कर देता था मुझे और सोचने पर मजबूर कर देता था। जैसे तैसे उम्र और हुई, लेकिन चमेली के मन में जो भावना थी वो कहीं नहीं गई। चमेली फिर रात में सोचती कि क्या जब मेरे हाथ पैर, मेरे पति के हाथ पैर निष्क्रिय हो जाएंगे तो मेरे पास कौन आएगा मेरी सेवा के लिए। और फिर ख्याल करती कि अरे मुन्नी आ जाएगी। मुन्नी चमेली के पति की बहन की बेटी है। उसे उस पर भी पूरा भरोसा था कि वो आकर के उनकी सेवा करेगी। ऐसे ही करते करते हमेशा नए नए रिश्तेदारों के बच्चों को अपना सहारा समझते हुए चमेली सोने का प्रयास करती। और उधर दूसरी ओर जुगनू भी शायद यही करते होंगे, लेकिन मैंने उनको कभी इतना व्यग्र देखा नहीं। समय का चक्र आगे बढ़ा और एक दिन चमेली की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ गई। कोई विशेष बीमारी नहीं थी, किंतु वही अकेलापन, मायूसी, इन सब की वजह से बीमारी के दंश ने उनको समाप्त कर दिया। उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद तो मानो सब कुछ बदल सा गया। जुगनू के लिए तो ये दुनिया अब थी ही नहीं। जिनके बारे में चमेली सोचती थी कि कन्हैया आएगा या मुन्नी आएगी, ये तो कहीं कोसों दूर तक नहीं थे। हाँ, 13वीं के बाद एक कोई रिश्तेदार आया। मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन वो उनका खेत अपने नाम करवाने आया था। उसे लगा गांव का कोई व्यक्ति वो उनकी जमीन को अपने नाम ना करवा ले, क्योंकि वो काफी सीधे थे। इस वजह से वो आया और उसने उनकी जमीन को अपने नाम करवा लिया। गांव में ही एक सज्जन व्यक्ति थे, कुछ जमीन उनके हिस्से में दे दी और उन बुजुर्गवार को, जुगनू जी को, उनके हाथ में सौंप कर चला गया। जुगनू जी के मन में कोई विषाद था या नहीं था मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी उनको इतना व्यग्र देखा नहीं था। कोई और कर भी क्या सकता था, यही प्रारब्ध था उनका। होते करते कुछ समय बीता। मैं किसी काम से फिर अपने गांव वापस आया। मुझे एक बार पगडंडी पर यूं ही चलते हुए नजर आ गए।
मैं दौड़कर उनके पास गया, उनसे आशीर्वाद लिया और ना चाहते हुए भी मैंने एक प्रश्न कर दिया, कैसे हैं आप? उन्होंने टूटी हुई और बहुत करुणा भरी आवाज में मुझसे कहा, शायद प्रारब्ध का भोग कर रहा हूं और जब तक हूं तब तक करूंगा। इस आवाज में इतनी करुणा थी कि मैं स्वयं भावुक हो गया। कोई दूसरा सवाल, कोई दूसरा प्रश्न करने की हिम्मत ही नहीं रही। अपने आंसुओं को अपने चश्मे में छिपाकर मैं वापस घर लौट आया। घर लौटते समय मेरे जहन में एक ही बात आ रही थी, स्त्री अपनी वेदनाओं को प्रकट कर सकती है, दिखा सकती है, समझा सकती है, किंतु पुरुष के सामने तो यह भी विकल्प नहीं होता। क्या सच में किसी का प्रारब्ध ऐसा हो सकता है? क्या सच में विधाता किसी के बारे में ऐसा सोच सकता है? क्या सच में किसी को जीवन में इतनी वेदना मिल सकती है? ये सोचते सोचते मैं अपने घर आ गया। धन्यवाद।